नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है। चेक करिए नोटिफ़िकेशन आपके पास में। क्लास जो है वो लाइव है। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, जुड़िए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज जो हम पढ़ेंगे वो होगा हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 2 है। ओके, खोली भेज देते। ओके, तो जल्दी से कनेक्ट करो। नोटिफिकेशन आपके पास आ गया है। तो हम पढ़ रहे हैं पैथोलॉजी में आज हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का पार्ट 2। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ये पार्ट सेकंड। पहले भी हमने कुछ जो है हिस्ट्री पढ़ ली थी। बहुत सारी हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। 1904 तक से लेकर 1940 तक की हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर देखो क्या क्या पढ़ा है हमने, एक बार जस्ट रिवाइज कर लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि जो हमने पढ़ा है वो तो हमने वैदिक पीरियड से पढ़ा है कि ह्यूमन जो है वो डिजीज, प्लांट के ऊपर डिजीज होती है और वो कैसे होती है, कौन डिजीज करता है, ये पहले से ही हम वैदिक पीरियड से इसके बारे में जानकारी रखते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो आ जाइए। अब देखो ऋग्वेद के अंदर भी जो है प्लांट डिजीज का क्लासिफिकेशन किया जा चुका है। उसके अलावा जो है जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज वो डिस्कस की जा चुकी है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और एक बुक थी जो कि वैदिक पीरियड के अंदर लिखी गई थी, वृक्ष आयुर्वेदा। ये लिखी थी सुरपाल ने या सुरापाल ने। और पहली ये बुक है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई थी प्लांट डिजीज के बारे में। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर प्लांट डिजीज को दो भागों में डिवाइड किया था, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल डिजीज। ठीक है, दूसरा बाइबल के अंदर हमने देखा कि बाइबल के अंदर भी रस्ट, स्मट, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, ब्लाइट, ये सारी डिजीज जो है क्या है मेंशन्ड है। ठीक, इसके बाद में हमने देखा कि थियोफ्रास्ट पहला आदमी था जिसने सबसे पहले डिजीज के बारे में अध्ययन किया। उसने देखा कि पेड़ों के ऊपर, सीरियल्स के ऊपर और लेग्यूम के अंदर भी डिजीज होती है, और इसका वर्णन उसने किसमें किया था, इंक्वायरी इनटू प्लांट के अंदर। एक बुक है इंक्वायरी इनटू प्लांट, उसके अंदर ये वर्णन किया था। ठीक है, चलिए अब देखिए। हाँ, जो कनेक्ट हो जाए ना वो हाई बाई कर दिया करो, ताकि पता लग सके हमें कि हम लोग जो है वो पढ़ाई, मतलब हम यहाँ पर हैं, अवेलेबल हैं, ये सब आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में रोमन लोग के बारे में हमने पढ़ा कि रोमन जो थे वो एक रेबिगेलिया नाम का फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और वो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गेहूं के अंदर एक रेड रस्ट नाम की बीमारी होती है, जिसकी वजह से फसलें नष्ट हो जाती थी रोम के अंदर। तो वो ये समझते थे कि ये ईश्वर का प्रकोप है, इसलिए उन्होंने रेबिगस, जो रोबिगस देवता है उसको गॉड ऑफ वीट कहा।
और उसकी पूजा में वो लाल कुत्तों का खून जो है वो, लाल मवेशियों का खून जो है उसको चढ़ाते थे, उनको मारते थे। ये ऐसा चलता आ रहा है कब से, 700 बीसी से। ठीक है, यानी कि लोगों को उस जमाने में भी ये पता था कि पादपों में रोग होते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, चलिए दूसरा हमने देखा, प्लिनी वाला व्यक्ति था जिसने सबसे पहले पादप रोगों को नष्ट करने के लिए फंगिसाइड का इस्तेमाल किया। और ये जो फंगिसाइड इसने इस्तेमाल किया, ये कहलाया एमर्स ऑफ ओलाइव्स। ठीक है ना, एमर्स को बोलते हैं हम चूर्ण, घोल या सत्व। इससे इसने ब्लाइट डिजीज को कंट्रोल किया था उस जमाने में, कब, 470 बीसी, साल पहले। ठीक, फिर आ जाते हैं हम मॉडर्न साइंस के अंदर। तो ये तो पुरानी साइंस के बारे में बात हुई, जब लोगों को जैसे जैसे जानकारी मिलती गई वैसे वैसे वो लोग अपना काम करना शुरू कर दिया, इनके बारे में वो लेने लग गए, जानकारी लेने लग गए कि किस प्रकार से रोग जो होता है वो फैल रहा है, किस तरह से रोगी जो पौधे होते हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, रोगों के बारे में किस तरह से पता लगाए। तो धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ती गई। उसके बाद में 1844-45 में हमारी मॉडर्न साइंस की जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी उसकी शाखा रखी गई। कब, 1844-45 में हमारी जो मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी है उसकी बर्थ हुई। उसकी बर्थ कैसे हुई, उसकी बर्थ हुई क्योंकि उस समय आयरलैंड के अंदर एक डिजीज हुई जिसको बोला गया द आयरिश पोटैटो फेमाइन। ठीक है, और ये डिजीज हुई फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा। ये एक लेट ब्लाइट रोग था और इसकी वजह से वहां पर आलू की फसल जो है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। ठीक, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए। ठीक, उसके बाद में 1885 में फंगिसाइड ही पहला, मतलब ये मान सकते हो आप, कीड़े मकोड़े मारने के लिए एक पदार्थ तैयार किया गया जिसे बोला गया बोर्डेक्स मिक्सचर। ये बोर्डेक्स मिक्सचर जो है ये बनता है कॉपर सल्फेट और चूने से, और इसको हम देखते हैं पेड़ पौधों के ऊपर आसपास पुता हुआ, जो रोड किनारे पेड़ पौधे होते हैं वहां पर ये इसको लगाया जाता है, सरकार के द्वारा ये लगाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस में इस बोर्डेक्स मिक्सचर को अप्लाई किया गया, किसके लिए, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, इस रोग को रोकने के लिए। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा 1900 में एक डिजीज आई व्हाइट पाइन ब्लिस्टर रस्ट। ये होती है कोरोनेरियम रियाइबिकोला से। ठीक है ना, ये डिजीज होती है और ये सीडलिंग डिजीज है, लेकिन इसका जो स्प्रेडिंग होता है वो इन्फेक्टेड ब्रांच से कहाँ होता है, ट्रंक पर होता है, इन्फेक्टेड ब्रांच से तने तक होता है। अब ये थोड़ा सा हमारे इधर शोर है, एक मिनट के लिए इसको। अब देखो पास पड़ोस में क्या है कि ये साउंड, आपको आवाज थोड़ा सा इरिटेटेड लग रहा होगा, लेकिन अब इसको हम रोक नहीं सकते हैं, दूसरों के ऊपर अपना कोई अधिकार है नहीं। तो ये चलेगी, थोड़ी सी आवाज़ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी थोड़ी देर के लिए। जब ये चले जाएंगे तो हम वापस नॉर्मल सामान्य रूप से स्टडी करेंगे। तो अभी तक मुझे लगता है कोई जुड़ा नहीं है, और अभी हमारा पुराना वाला ही चल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम, नेक्स्ट डिजीज जो है वो हुई थी 1900 में। 1900 के अंदर व्हाइट पाइन ब्लिस्टर डिजीज जो थी कोरोनेशियम राइबिकोला के द्वारा हुई थी ये डिजीज। और इसमें जो है ये ब्रांच से ट्रंक पे जो स्प्रेडिंग होती है इसकी, वो शाखा से तने पर आता है, और ये उगता है सीडलिंग के द्वारा। सीडलिंग मतलब जो अंकुरित बीज होते हैं उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। सबसे पहले ये यूएस के अंदर क्वारंटाइन किया गया था। क्वारंटाइन तो हम सब समझते हैं कि क्वारंटाइन क्या होता है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1912 में इसका क्या किया गया, क्वारंटाइन किया गया। इसके बाद में 1904 से 1940 में एक डिजीज आई जिसे बोला गया चेस्टनट डिजीज, और इसके द्वारा जो मेच्योर चेस्टनट थे वो नष्ट हो गए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमें। तो ये बहुत सारी डिजीज थी जो आती गई, और जैसे जैसे ये आती गई वैसे वैसे हमारी नॉलेज भी बढ़ती गई। अब देखो, अभी जैसे हमने कोरोना के बारे में जानकारी ली, कोरोना से अवेयर हो गए हम, अब दो डिजीज और आ गई है जो कि जानवरों से फैल रही है ना। एक तो आपने सुना ही होगा, उससे पहले की वाली डिजीज जो लंपी वायरस जो चल रहा है अभी गायों के अंदर, तो ये नया वायरस आया है। इसके अलावा दो वायरस और आ गए हैं। ठीक है,
वो 2 वायरस जो है वो भी जानवरों से इंसानों के अंदर फैल रहे हैं, उसके भी मरीज़ जो है राजस्थान वगैरह में देखे गए हैं और लगभग काफ़ी मरीज़ है, उसमें जो है व्यक्ति को पेन यानी कि बुखार होता है और ये भी वायरल डिजीज़ है। तो ऐसे डिजीज़ जब फैलती जाती है तो हम उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं और उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका इलाज भी ढूँढते हैं। तो जैसे-जैसे ये डिजीज़ हमारे सामने आती जा रही है, वैसे-वैसे इनकी इलाज, इनका जो एपिडेमिक तरीके हैं, इनको कैसे बचा जा सकता है इनसे और इनका इलाज कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें अब ढूँढी जा रही हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 1910 के अंदर, अब आगे हम बढ़ जाते हैं, यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। 1910 में एक डिजीज़ आई जिसे बोला गया सिट्रस कैंकर। कौन-सी डिजीज़ आई? सिट्रस कैंकर डिजीज़। ये हम जानते हैं सब, नींबू का खेरा रोग इसको बोला जाता है हिंदी में। तो ये सिट्रस कैंकर जो है वो ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा होता है, ठीक है ना? इसके द्वारा फैलता है ये फैलता है ज़ैंथोमोनास ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा, ठीक है ना? ये याद रख लेना आप, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, हम पूरा नाम नहीं लिख रहे इसका, इसका पूरा नाम है ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पीवी सिट्राई, लेकिन हमने इतना ही लिखा है ताकि याद रह सके आपको, ज़ैंथोमोनास सिट्राई, ठीक है? इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था जॉर्जिया के अंदर। जॉर्जिया की जो बॉर्डर है, वहाँ पर सबसे पहले इसको डिस्कवर किया गया था। तो डिस्कवर नियर जॉर्जिया, ठीक है ना? जॉर्जिया के पास में इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था, जॉर्जिया की बॉर्डर पर। जॉर्जिया जो देश है, यूरोप के अंदर है फिलहाल, पहले ये रशिया के अंदर आता था, अब यूरोप में है। तो इसकी जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के आस-पास जो है इसको देखा गया था सिट्रस कैंकर, ठीक है ना? और इसका नष्ट भी कर दिया गया इसको 1931 के अंदर। मतलब इसका इरेडिकेशन जो है वो 1931 में कर दिया गया, संपूर्ण समूल नाश कर दिया गया इसका। इरेडिकेशन का मतलब होता है समूल नष्ट करना, इरेडिकेटेड इन 1931, ठीक है ना? लेकिन इसने इस बीच में 1910 से लेकर 1931 के बीच में लगभग 2,50,000 पौधों को नष्ट कर दिया और 300 मिलियन के भी लगभग जो नर्सरी के पौधे थे उन सबको नष्ट कर दिया। लेकिन इसका दोबारा से आउटब्रेक हुआ था, मतलब इसका एक तरीके से आउटब्रेक हुआ था उस ज़माने में, ये 1886 से लेकर 1995 तक आउटब्रेक में रहा था, मतलब कि जो फैलता गया। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ ना, कोरोना वायरस तो ऑलरेडी है, लेकिन अब प्रेज़ेंट टाइम पर कोरोना वायरस का क्या हो गया था? आउटब्रेक हो गया था, समझ रहे हो? तो 1886 से लेकर 1995 तक ये चलता रहा और चलता रहा है और अभी भी चल रहा है। हालाँकि यहाँ पर जॉर्जिया के अंदर 1931 में इसका समूल नष्ट कर दिया, लेकिन दुनिया में ये फैल गया, ठीक है? तो इसको इसने क्या किया, कितना घातक रोग था ये, इसने डेस्ट्रॉय कर दिया, डेस्ट्रॉय डेस्ट्रॉयड ओवर लगभग कितने 2,50,000 ग्रोविंग ट्री को, जो उगे हुए पेड़ थे उन सबको नष्ट कर दिया इसने, ठीक है? और 3 मिलियन नर्सरी के ट्री को, जो नर्सरी के अंदर उगे हुए थे 3 मिलियन से भी ज़्यादा पौधे, उन सबको भी नष्ट कर दिया। एंड 3 मिलियन 3 मिलियन नर्सरी नर्सरी ट्रीज़, ठीक है ना? 3 मिलियन नर्सरी ट्रीज़ को भी इसने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। इसका आउटब्रेक हुआ था, देखो अगर पूछ ले कि सिट्रस कैंकर का आउटब्रेक कब हुआ था? आउटब्रेक का मतलब जिस समझ रहे हो, आउटब्रेक का मतलब फैलना, स्प्रेडिंग, बहुत तेज़ी से फैलना, है ना? एकदम से फैलना। ये कब हुआ था? 1886 से लेकर 1995 तक इसका आउटब्रेक रहा है। मतलब जहाँ फैला वहाँ पर इसने समूल नष्ट कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, सब कुछ बर्बाद कर दिया उस जगह पर, जहाँ पर भी ये फैला, ठीक है? आ जाओ नेक्स्ट, 1930 की बात कर लेते हैं। 1930 में फिर से एक और डिजीज़ आई, डच एल्म डिजीज़। कौन-सी डिजीज़ आई? डच एल्म डिजीज़, ठीक है ना? डच एल्म डिजीज़ आई 1930 में। और ये जो डिजीज़ है, ये फैलती है किससे? ये फैलती है ओफियो स्टोमम के द्वारा, ओफियो स्टोमी, ओफियो स्टोमाई, इसके द्वारा ये डिजीज़ फैलती है, ठीक है? इसके बाद में 1941 के अंदर एक और डिजीज़ आई, कौन-सी डिजीज़ आई?
गोल्डन निमेटोड डिजीज, गोल्डन निमेटोड डिजीज, ठीक है, गोल्डन निमेटोड डिजीज। ये जो डिजीज है, ये डिजीज फैलती है एक कीड़े से। जो निमेटोड होते हैं वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। निमेटोड डिजीज है अपने पास में, इसका नाम है ग्लोबोडेरा, ग्लोबोडेरा रोस्टोकाइनेसिस, रोस्टोकाइनेसिस, ठीक है, ग्लोबोडेरा रोस्टो, स्पेलिंग गलत है, रोस्ट्रो, रोस्टोकाइनेसिस, ठीक है। ये डिजीज इस ग्लोबोडेरा के द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है। ये एक प्रकार का, ये जो रोग होता है ये होता है टॉप किसके अंदर, पोटैटो के अंदर, मतलब आलू के अंदर होता है, और इसको बोला जाता है एलो पोटैटो सिस्ट निमेटोड, ठीक है ना। क्या बोला जाता है इसको, येलो पोटैटो सिस्ट निमेटोड, ठीक है, का नाम है ये येलो पोटैटो सिस्ट निमेटोड, और इसको ही हम बोलते हैं गोल्डन निमेटोड डिजीज, ठीक है ना। ये क्या करती है, ये जो पोटैटो का जो प्लांट होता है उसको धीरे 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 नष्ट कर देती है। इससे क्या होता है, इससे पादप की जो ईल्ड है, मतलब जो उत्पादन क्षमता है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक है। इसलिए ये डिजीज क्या है, हानिकारक है। बात समझ में आए? तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको। ये जो गोल्डन निमेटोड क्या करता है, ये स्लोली डिक्लाइन करता है, स्लोली डिक्लाइन इन पोटैटो प्लांट, पोटैटो प्लांट में स्लोली डिक्लाइन प्रोड्यूस करता है, मतलब धीरे धीरे उसको नष्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो उत्पादन क्षमता है, रिड्यूस पोटैटो यील्ड, पोटैटो यील्ड अप टू 70%, 70% तक जो उत्पादन है वो घट जाता है, और खाने के लिए मजबूरी आ जाती है कि अब खाना कैसे खाएंगे, इतना उत्पादन घट जाएगा तो आलू का भाव भी बढ़ जाएगा। इसलिए ये बहुत ही घातक बीमारी है, और ये आई थी कब, 1941 के अंदर, ठीक है। देखो 1840 में भी ऐसी ही एक डिजीज आई थी जिसको बोला गया था आयरिश पोटैटो फेमाइन, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, यहाँ पर देखो 1800 में, 1844-45 के अंदर सेम टाइम पर ये डिजीज आई थी। लेकिन ये जो डिजीज थी किसके द्वारा थी, ये फंगस के द्वारा फैलाई गई थी, किसके द्वारा फैलाई गई थी, फंगस के द्वारा। और ये डिजीज जो है पोटैटो के अंदर, गोल्डन निमेटोड डिजीज, ये निमेटोड के द्वारा फैलाई जाती है, ठीक है, बात समझ में आए। चलिए अब इसके बाद में हम और कुछ आगे बढ़ते हैं, 1971 तक पहुंचते हैं, 1970 तक, 1970 के अंदर, 1970 के अंदर साउथर्न, मतलब कि साउथर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट डिजीज आई। 1970 के अंदर एक डिजीज प्रोड्यूस हुई जिसका नाम है सदर्न या साउथर्न कॉर्न लीफ डिजीज, लीफ ब्लाइट डिजीज, लीफ ब्लाइट, ये लीफ के ऊपर होने वाला रोग था, किसके ऊपर, मक्का की फसल के ऊपर। और ये जो रोग होता था ये किसके द्वारा, इसका रोग जनक कौन है, इसका रोग जनक है हेलमिंथस, हेलमिंथो स्पोरियम, इसका रोग जनक है हेलमिंथो स्पोरियम माइडिस, माइडिस, ठीक है। इसके द्वारा ये रोग फैलता था, और सबसे पहले ये रोग देखा गया था मिसिसिपी जो रिवर है, मिसिसिपी रिवर, सॉरी मिसिसिपी रिवर के आसपास के एरिया में इसको देखा गया था, और इसके द्वारा लगभग 50 से 100% एरिया जो है वो नष्ट हो गया था कॉर्न का। मतलब उधर खेती होती है, अमेरिका, साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इनमें कॉर्न की यानी कि मक्का की खेती बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। मक्का इंडिया में नहीं बोई जाती, विदेशों में ज़्यादा बोई जाती है, और विदेशों से इंडिया के अंदर ये आयात भी की जाती है। विदेशों से कहाँ आती है, भारत के अंदर ये आयात होकर आती है। बात समझ में आए? थोड़ा सा कैमरे को इधर कर लेते हैं, बड़ा गया, एक सेकेंड, ठीक है, ओके। तो ये जो डिजीज थी ये कहाँ फैली थी,
मिसिसिपी के अंदर फैली थी। ठीक है, मिसिसिपी जो रिवर है उसके किनारे पर फैली थी। इस डिजीज की सबसे खास बात ये थी कि इसने जो मक्का थी उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर ही बदल दिया था। जो सीड का स्ट्रक्चर था जेनेटिकली वो मॉडिफाई कर लिया था और ये एपिडेमिक बन गई थी। जैसे भी हमने पढ़ा ना, पेंडेमिक, एंडेमिक, ऐसे एपिडेमिक, एपिडेमिक डिजीज ये बन गई थी। तो इसलिए ये बहुत ही घातक बीमारी थी। कुछ चीज़ें लिख लेते हम। कहाँ हुई थी ये? ये हुई थी रिपोर्ट इन मिसिसिपी रिवर, है ना? कहाँ हुई थी ये? मिसिसिपी रिवर पर, मतलब उसके आसपास के एरिया में ये जो है बीमारी ये फैली थी। जो मिसिसिपी रिवर थी उसके आसपास के एरिया में ये रिवर, उसके आसपास के एरिया में ये बीमारी जो है वो फैली थी। ठीक है, और इसकी वजह से कितना लॉस हुआ था? एक सेकेंड। इसकी वजह से जो लॉस हुआ था वो था 50 to 100%, मतलब लगभग सारा एरिया जो है वो क्या हो गया था? नष्ट हो गया था। 50 to 100% एरिया जो है वो लॉस हो गया था। एरिया का क्या हो गया? लॉस हो गया। ठीक है, और इसका राष्ट्रीय अनुपात जाने तो वो 20 से 30% था, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। तो सदर्न कॉर्न ब्लाइट जो है ये किस तरह की डिजीज होती है? इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? चेंज इन जीनेटिक ऑफ सीड कॉर्न। सीड कॉर्न की जो जेनेटिक है वो चेंज हो जाती है, काज्ड एन, और ये एपिडेमिक कोज करती है। एपिडेमिक, ठीक है ना? देखो, एपिडेमिक, एंडेमिक और पेंडेमिक, ऐसे 3 पार्ट होते हैं। एपिडेमिक मतलब होता है कि जिस एरिया में हो रही है वहां पर सब कुछ नष्ट कर देगी। ठीक है, फिर एंडेमिक जो होता है वो आसपास का एरिया होता है, उसके आसपास का एरिया, एक पर्टिकुलर पार्ट, जैसे अलवर जिले में हो रही है तो एपिडेमिक डिजीज। फिर एंड एंडेमिक डिजीज और फिर पेंडेमिक। एंडेमिक का मतलब राजस्थान में हो जाए और फिर पेंडेमिक का मतलब पूरे हिंदुस्तान में हो जाए, ऐसा। ठीक है ना? वैश्विक हो जाए, हिंदुस्तान से वो बाहर भी फैल जाए, तो ऐसे पेंडेमिक बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें डिटेल में। अभी फिलहाल इतना समझिए आप कि यह जीनेटिक बदल देती है किसकी? सीड कॉर्न की। सीड कॉर्न जो होता है, मतलब कॉर्न का जो सीड होता है उसकी आनुवंशिकता को ये बदल देती है और एपिडेमिक कोज करती है। ठीक है, ये बात हुई 1970 के अंदर। अब ऐसी बहुत सारी पादप जो है डिजीज आई है। 1995 की बात करते हैं हम, 95 की। 95 तक जो है आपको पता है आउटब्रेक हुआ है किसका? सिट्रस कैंकर का। ठीक है ना? उसी समय पर यहाँ पर एक डिजीज प्रोड्यूस हुई 95 में, सडन ऑक डेथ। सडन ऑक डेथ, ठीक है ना? सडन ऑक डेथ, ये बीमारी नहीं है। इसका मतलब है कि अचानक ही क्या हो गया? ओक प्लांट जो है वो नष्ट होने लग गए। तो ये जो ओक प्लांट नष्ट होने लगे ये किसकी वजह से हुए? ये एक फंगस है, फाइटोप्थोरा रोमोरम। लिख देता हूँ मैं, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा रोमोरम। ठीक है ना? रोमोरम, इसके द्वारा ये अचानक से जो ओक प्लांट थे वो नष्ट होने लग गए। ठीक है ना? इसे, इस डिजीज को कहा जाता है यहाँ पर रोमोरम ब्लाइट। क्या कहा जाता है? रोमोरम ब्लाइट कहा जाता है, ब्लाइट डिजीज कहा जाता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम ही है रोमोरम डाइबैक। रोमोरम डाइबैक, ठीक है, डाइबैक डिजीज। और ये डिजीज होती है किसके द्वारा? फाइटोप्थोरा रोमोरम के द्वारा। ठीक है ना? ये कहाँ फैली थी? ये फैली थी कैलिफोर्निया के अंदर। कहाँ फैली थी ये? कैलिफोर्निया के अंदर। कैलिफोर्निया में ये डिजीज फैली थी। कब फैली थी? 1995 में। इसके बाद में 1999 की बात करें, 1999 की, 1999 में दक्षिण में एक विल्ट डिजीज आई जिसे बोला गया ब्राउन रोड डिजीज। ठीक है, और ये फैली थी अ, जीरेनियम के अंदर और दूसरा पोटैटो के अंदर। देखो, दो तरह की डिजीज थी 1999 के अंदर। एक तो थी कौन सी? साउथर्न विल्ट डिजीज, है ना? और दूसरी थी ब्राउन
ब्राउन रोट डिजीज, 2 डिजीज थी, साउथर्न विल्ट, विल्ट एच लिख दिया मैंने इसके पीछे, विल्ट डिजीज, साउथर्न विल्ट डिजीज, और दूसरी कौन सी थी, ब्राउन रोट डिजीज। ठीक है, और ये जो डिजीज है ये फैलाई गई थी किसके द्वारा, रेल्स्टोनिया, रेल्स्टोनिया सोलेनेरियम सोलेनेसियरम रेस 3। ठीक है, और जो क्या नाम है इसका, ये ब्राउन, जो ब्राउन रोड डिजीज है ये फैलाई गई थी बायो, दिख नहीं रहा इधर पीछे, बायो, बायो रेयर 2 के द्वारा। ठीक है, ये जो सदर्न विल्ट डिजीज है ये तो फैलती है किसके अंदर, जीरेनियम के अंदर, और ये जो ब्राउन रोट डिजीज है ये फैलती है वही किसके अंदर, पोटैटो के अंदर, पोटैटो के अंदर, और इनके काजिंग ऑर्गेनिज्म है ये, याद रख लेना, याद रहे तो कोई बात नहीं। ठीक, तो ये इस तरह से 99 में भी जो है पादप रोग आया, और इसको भी हमने उन्मूलित कर दिया, नष्ट कर दिया। जैसे जैसे पादप रोग आते गए वैसे वैसे इनको हम नष्ट करते गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट डिजीज की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ही मान लो, अब तो थोड़ा सा और बचा है डिजीज का। वैसे ये बोरिंग नहीं है, मैं समझना कि सर ये तो क्या काम आएंगे, यहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, किस किस तरह के प्रश्न जो है यहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो देखो एक डिजीज आई 99 के अंदर जिसको बोला गया प्लम पॉक्स डिजीज। कब आई है डिजीज, 1999 के अंदर। दोबारा से फिर से एक डिजीज आ रही है अपने पास में, इसका नाम क्या है, प्लम पॉक्स डिजीज, प्लम पॉक्स डिजीज। ठीक है ना, इसका एक और नाम है शकार, सरका, सरका डिजीज, इसका एक और नाम है क्या, सरका। ठीक है ना, ये जो प्लम पॉक्स डिजीज है ये एक वायरस के द्वारा होती है जिसे बोला जाता है प्लम पॉक्स वायरस। क्या बोला जाता है इसको, प्लम पॉक्स वायरस बोला जाता है। ठीक है, और ये होती है स्टोन फ्रूट प्लांट के अंदर, इसमें होती है स्टोन फ्रूट प्लांट के अंदर। अब स्टोन फ्रूट प्लांट जो है वो किसे कहते हैं, जरा नाम बताना मुझे, स्टोन फ्रूट प्लांट किसको बोला जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताओ कि स्टोन फ्रूट प्लांट इसे बोला जाता है। ठीक है, और इसको कहाँ खोजा गया था, इसको भी पेंसिल्वेनिया के अंदर खोजा गया था। तो ये याद रखना है हमें, प्लम पॉक्स डिजीज जिसका नाम है सरका रोग। कौन सा रोग है, सरका रोग है, और ये एक वायरस के द्वारा होता है जिसका नाम है प्लम पॉक्स वायरस। ठीक है, इसके बाद में अभी हाल ही में 2004 में एक और डिजीज आई है जिसका नाम है सोयाबीन रस्ट। क्या नाम है उसका, सोयाबीन रस्ट नाम है। ठीक है ना, कब हुई थी ये, 2004 के अंदर, सोयाबीन रस्ट, याद रह जाएगा नाम, सोयाबीन के अंदर रस्ट रोग था। और ये ध्यान रखना है हमें, ये जो है 2 तरह के इसके रोगजनक होते हैं, लिख देता हूँ मैं नाम, फोको, एक का नाम है फेको, फेको, फेको स्पोरा, स्पोरा पेकायरी, पेकायरी जी, फेको स्पोरा पेकायरी जी। और दूसरा रोगजनक है इसका फेको स्पोरा, फेको स्पोरा मीबोमी, मीबोमी, ये नाम याद रखना है। ठीक है ना, फेकोस्पोरा पेकाइराइजा और फेकोस्पोरा मेबोमी। ठीक है, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर नवंबर 2004 में ये रोग फैला था। ठीक है ना, और ये आया था एक तूफान की वजह से, और तूफान का नाम क्या था, तूफान का नाम था हरिकेन इवान तूफान। ठीक है, कौन सा तूफान था जिसकी वजह से ये रोग फैला था, ये कब फैला था पहले तो हम देख लेते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट में फैला था नवंबर 2004 के अंदर, कब फैला था, नवंबर 2004 में। ठीक है, याद रह जाएगी बात। और इसकी जो एंट्री है वो एंट्री हुई थी इसके द्वारा, बाय विंड के द्वारा, मतलब कि हवा के द्वारा इसने एंट्री ली थी। और यह हवा किसकी वजह से आई थी, यह आई थी एक हरिकेन की वजह से। हरिकेन का मतलब होता है समुद्री तूफान,
और उस हरिकेन समुद्री तूफान का नाम क्या था? ईवान। ये तो पता ही होगा आपको, है ना? ऐसे समुद्री तूफान जो आते हैं उनके अलग-अलग देशों के द्वारा नाम रखे जाते हैं, उसको बोलते हैं हम, उस समुद्री तूफान का नाम था ईवान। और हरिकेन जो होता है वो समुद्र तटीय तूफान होते हैं, बहुत तेज गति से हवाएं चलती है और उसकी वजह से ये रोग जो है एंटर कर गया था किसके अंदर? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो ये था हमारा इतिहास प्लांट पैथोलॉजी का इतिहास हमने पढ़ा। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में जो है हम बात करेंगे इसके आगे की, हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो इससे आगे वाले टॉपिक की रहेगी। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया कि हमें करना क्या होता है कि आपके पास जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, सीधा सीधा है, बहुत सिंपल सा तरीका है हमारे ऐप को चलाने का। जैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन आता है, ध्यान से समझ लो, तो आपका जो परचेज कोर्स होता है, उस परचेज कोर्स के अंदर आपको क्या करना है कि जो भी कोर्स आपने परचेज कर रखा है, उस परचेज कोर्स के अंदर आप जाइए, व्यू कोर्स के अंदर। ठीक है, कोर्स में जब आप जाओगे तो आप लाइव पे क्लिक करके रखिए या उसको रिफ्रेश करते रहिए। थोड़ी देर में जैसे आपको पता लगता है कि हमारी क्लास आ गई है, जब क्लास चल जाती है तब मैसेज आता है, चलने के बाद आपको एक मैसेज भेजा जाता है यहाँ से क्लास लाइव है। क्लास लाइव है तो इसका मतलब आप लाइव वाले ऑप्शन में जाएं और जैसे ही आप लाइव को ऑन करते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप कितनी स्पीड में देखना चाहते हैं, मतलब कौन सी क्वालिटी में देखना चाहते हैं, तो वो क्वालिटी आपको यहाँ पर शो होगी। तो ज़्यादातर आप 240 या 360 वाली क्वालिटी में देखें ताकि आपको किसी प्रकार का डाटा लॉस ना हो। ठीक है ना? 720 क्वालिटी में देखोगे तो डाटा आपका लॉस होगा, मतलब ज़्यादा डाटा चाहिएगा और सकता है आपकी स्पीड भी धीरे चले। तो आप 240 वाली स्पीड में देखिए, एकदम क्लियर कट दिखता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके अंदर जैसे आप आते हो सीधा अपना हाय हेलो कर दे ताकि हमें पता चल सके कि कौन से लोग जो है यहाँ पर क्लास ले रहे हैं, है ना? ये पता होना चाहिए ना, पता होता ही नहीं है, समस्या तो ये है ना। तो ये आप जो है यहाँ पर कमेंट कर देंगे। ठीक है, कमेंट करने से मुझे पता चल जाएगा कि आप लोग क्लास में हो। आप चाहे तो इसको बाद में भी देख सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप उसी समय देखें, अगर कोई डाउट है तो उसी समय पूछ लें। जब क्लास लाइव चल रही है तभी आप सवाल पूछ सकते हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और आपका एक रूटीन बन जाएगा कि आप क्लास ले रहे हैं। ठीक है, और डेली के डेली नोट्स बनाते जाएं और डेली के डेली अपना रिवाइज भी करते हुए जाएं। पेपर जो है हर यूनिट के हिसाब से आपको कॉलेज वाले जो बच्चे हैं उनको तो करवाएंगे ही सही, अब जो ऐप पे जिन्होंने ले रखा है उनको भी करवाएं। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए